जय हिंद एंड नमस्कार। स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज का जो क्लास है वो पॉलिटी का दूसरा क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेम्बल, यानी हमारा संविधान कैसे बना है और जो प्रस्तावना है उसके बारे में। आज उसकी दूसरी क्लास है। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स दिए गए हैं वो शेड्यूल्स कितने हैं, क्या है उस शेड्यूल्स में दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमारा संविधान जब बना था, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी को जो है उसको इनेक्ट किया गया था। तो उस टाइम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें थी। 395 तो अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद को बोलते हैं बेसिकली आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स थे इसमें। और 8 अनुसूचियां थी जिसको शेड्यूल कहते हैं, जो आज हम क्लास में पढ़ेंगे। अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं और ये 22 भागों में डिवाइडेड था, है ना। 22 भाग यानी पार्ट्स पार्ट्स में। अभी अगर वर्तमान में पूछे, आज की डेट में अगर पूछे, तो आर्टिकल जो है वो 448 हो चुके हैं अभी। जो अनुसूचियां हैं वो 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं, यानी 12 हो गई हैं। और भाग जो है वो 22 की जगह भी हो गए हैं 25। ठीक है, तो 25 भाग हो गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो डायरेक्ट पूछेगा कितने आर्टिकल थे, 395। अब है 448। जब बना था उस टाइम शेड्यूल कितने थे, तो 8 ही शेड्यूल थे। बाद में उसमें और अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, तो अभी 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। और भाग जो है वो 22 से हो गए हैं 25। तो ये पहली चीज आपको याद करनी है, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। अब जो शेड्यूल है, जो मैंने बताया कि अभी प्रेजेंटली ये 12 है, इनिशियली ये केवल 8 थे। अब ये 12 में क्या क्या है, तो फर्स्ट शेड्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं पहली अनुसूची। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें दे रखा है कि कंटेन्स नेम, टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। यानी इसमें राज्य और जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिनको कहते हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है। इसमें राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे रखे हैं, इलाका और उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। यानी ये संबंधित है किससे, यूनियन एंड स्टेट से संबंधित है। बस ये याद रखना, फर्स्ट शेड्यूल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद आता है शेड्यूल 2, जिसको बोलते हैं दूसरी अनुसूची। शेड्यूल 2 यानी सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है लिस्ट ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेज ऑफ द की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सच एज प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज एंड स्पीकर। इसका मतलब ये है कि दूसरी अनुसूची में जो हमारे देश के बड़े पद हैं, जिन पे राष्ट्रपति, गवर्नर, जज, ऐसे जो पोस्ट हैं, उनको कितना वेतन, कितने भत्ते और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसके बारे में जिक्र किया गया। तो ये आप सिंपल भाषा में याद रखेंगे। पहली अनुसूची मैंने बताई राज्य और केंद्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों से संबंधित है। राष्ट्रपति का, गवर्नर का, जज का, स्पीकर का, ऐसे बड़े जो पद हैं उनको कितना वेतन, क्या क्या उनको अलाउंसेस मिलेंगे और क्या उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, यानी उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, ये दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 2 आपको अनुसूची मैंने पढ़ा दी है। सिंपल सिंपल सा सवाल पूछेगा इसमें। अब आता है थर्ड, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में आप देखेंगे, इसको थर्ड शेड्यूल कहते हैं। इसमें दिया गया है शपथ से संबंधित है ना, ओथ अफर्मेशन से है। ओथ का मतलब होता है शपथ। अब किसकी शपथ है इसमें आप देखेंगे, कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द एमपीज, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एमएलए जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर्स जितने हैं, जजेस जितने हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स जितने हैं, जिसमें सीएजी है ना, बाकी जो अधिकारी जो होते हैं बड़े बड़े, उन सब का ओथ कौन दिलाएगा, उनको शपथ कौन दिलाएगा, उसके बारे में जिक्र किया गया है तीसरे शेड्यूल में, है ना। तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलएज हैं, राज्यों में जो मंत्री होते हैं, जज और संवैधानिक शपथ जो होती हैं, उन सब को दिया गया है थर्ड शेड्यूल में। तो फर्स्ट शेड्यूल हमने पढ़ा, राज्य और केंद्र के बीच में है। दूसरा जो है वो वेतन और भत्तों से संबंधित है। तीसरा हो जाएगा शपथ से संबंधित है, जितने भी बड़े पद को शपथ की जो प्रक्रिया है वो दी गई है थर्ड शेड्यूल में। इसके बाद आता है फोर्थ शेड्यूल, जिसको बोलते हैं चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची में क्या दिया है, स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ द सीट्स, है ना, स्पेसिफाई करता है एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ ईच स्टेट इन द राज्यसभा, है ना। राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, यानी राज्यों के लिए एक काउंसिल का काम करती है राज्यसभा। उसमें हर राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी उसके ऊपर बात किया गया है
चौथे शेड्यूल में। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, इसको सिंपल भाषा में याद रखेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है, अलॉटमेंट जो है वो दिया गया है कौन से में, वो दिया गया फोर्थ शेड्यूल में। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में क्या होता है, टोटल 250 सीटें हैं, कुल सीटें हैं, है ना, सीटें हैं। लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंट में अगर आपसे बात पूछेगा तो वर्तमान में 245 सीटें होती है, 245, 243 गलत बोल दिया, 245, है ना। तो ये शायद आपको स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर लिख देता हूं, प्रेजेंटली जो है 245 सीट्स हैं प्रेजेंटली, जिसमें से आपने पढ़ा होगा कि 12 सीटें जो होती हैं वो राष्ट्रपति भेजता है ना, राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता है, और 233 जो सीटें बची हैं वो कौन करता है, वो इलेक्ट होके जाते हैं, सिलेक्ट होके जाते हैं। तो वो सीटों का बंटवारा जो है वो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। फिर आती है आपकी पांचवी अनुसूची, जिसको बोलते हैं फिफ्थ शेड्यूल। पांचवी अनुसूची जो है वो किससे डील करती है उसके बारे में बात करेंगे। फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न। इसका मतलब है कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको छोड़ के बाकी जो राज्यों में शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनका मैनेजमेंट और उससे संबंधित है ये, इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं है, ये याद रखेंगे। गैर उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल एरिया जिनको बोलते हैं, ट्राइबल एरिया जो कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति, है ना, इसको शेड्यूल्ड एसटी बोलते हैं। एसटीज का मैनेजमेंट, उनका किस तरीके से वहां पे प्रशासन होगा, वो दिया गया है कौन से में, पांचवें शेड्यूल में दिया गया है, फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। तो मैंने 5 अनुसूचियां आपको पढ़ा दी हैं। पांचवी अनुसूची, चौथी खासकर आपको याद रखनी है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, यानी सीटों का बंटवारा है। पांचवी, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़ दो, उसके अलावा जो राज्य बचते हैं हमारे, उनमें शेड्यूल एरिया जो हैं और ट्राइबल एरिया जो है उनमें कैसे प्रशासन करना है उससे संबंधित दिया गया है पांचवी अनुसूची में। अब आती है छठी अनुसूची, जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या दिया गया देखेंगे, प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य इसमें, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, थ्रू ऑटोनोमस काउंसिल, है ना। इसका मतलब है कि ये जो विधेयक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य दे रहे हैं, इनमें 4 राज्यों का नाम दे रखा है, जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होगा वो सिक्स्थ शेड्यूल में दिया गया है। तो पांचवें में था अदर राज्य नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, और छठे में दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में। ठीक है, ये थी छठी अनुसूची। जो सातवीं अनुसूची है, सेवंथ शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको मैं डेफिनेशन बताता हूं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ है, डिवाइड सब्जेक्ट्स बिटवीन यूनियन स्टेट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट टू डिफाइन द लेजिस्लेटिव पावर्स। अब इसका मतलब क्या है, इसमें शक्तियों का बंटवारा, इसको हम सीधी भाषा में क्या बोलेंगे, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारे से संबंधित ये है कि केंद्र सरकार यानी यूनियन लिस्ट, और उसके बाद आती है आपका राज्य, जो हमारा जो स्टेट लिस्ट जो होती है वो, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार के विषय दिए गए हैं। यानी यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि केंद्र सरकार जिन विषयों पे कानून बना सकती है ना। यहां मैं लिखता हूं यूनियन लिस्ट, पहला। दूसरा लिखते हैं स्टेट लिस्ट, राज्य की जो अनुसूची है, स्टेट लिस्ट। अब क्या है कि कुछ विषय ऐसे जैसे कि डिफेंस का मामला है ना, विदेश नीति जो हमारी है, डिफेंस मतलब रक्षा से संबंधित है, विदेश नीति से है, ये अपना टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कोई है, पोस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित कोई अगर कोई कानून बनाना है तो उस पर कौन काम करेगा, उस पर करेगा यूनियन गवर्नमेंट, यानी जो हमारा संसद है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर कानून बनाती है। तो इसमें कितने सब्जेक्ट दिए हैं, शुरू में दिए गए थे 97, और अब ये बढ़कर हो गए हैं 100 विषयों पर जो है केंद्र सरकार कानून ला सकती है, बना सकती है। स्टेट लिस्ट में इनिशियली ज्यादा थे, अब उनको जो है कम कर दिया गया है। शुरू में ये 52 के करीब थे और अब ये रह गए हैं 47। और तीसरी जो है उसको समवर्ती सूची कहते हैं, समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, समवर्ती सूची इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें जो है सब्जेक्ट्स को बढ़ा दिया गया है। इनिशियली ये 61 थे, अब ये बढ़ा के कर दिया है 66।
ठीक है, 66 विषयों पर जो है कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं, समवर्ती सूची में दिया गया है इनको। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो आपसे सीधा सवाल पूछेगा कौन सी अनुसूची जो है डील करती है किससे, किससे डील करती है? वो डील करती है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा। तो 7वीं अनुसूची इसमें आंसर आ जाएगा हमारा। इसके बाद है 8th शेड्यूल, इसको बोलते हैं 8वीं अनुसूची। 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं, है ना, इसको बोलते हैं संवैधानिक भाषाएं कितनी है, या हमारे कानून में या संविधान में कितनी भाषाएं दी गई हैं, है ना, कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त, अगर ऐसे बोलेगा संविधान के हिसाब से, तो 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। तो आप ये याद रखेंगे, इट डील्स विद 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 आधिकारिक भाषाओं का इसमें वर्णन है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में दिया गया है। भारत में कितनी भाषाएं संविधान में दी गई हैं? तो 22 भाषाएं जो है उसमें रिकॉग्नाइज्ड हैं। ठीक है, तो 22 भाषाएं इसमें आप याद रखेंगे। ये था हमारा 8th शेड्यूल। अब आती है 9वीं अनुसूची। पहले शुरू में जब मैंने बताया, जब संविधान बना था हमारा 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, तब केवल इसमें 8 ही अनुसूची थी, यानी जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब आता है 9th शेड्यूल, ये बाद में जोड़ा गया है, इसको अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। contains laws that cannot be challenged in the courts originally for the land reforms added by the first amendment of 1951, है ना। इसका मतलब है इसमें एक्ट्स और रेगुलेशन दिए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है? एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिनको पहली जो बदलाव किया गया था, पहला जो संशोधन किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला संशोधन 1951 में ही हो गया था। बोलेगा संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हो गया था, और उसमें 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस प्रकार के चीजें थी इसमें जिन पे पहले कानून नहीं बना था, है ना, इनको एक्ट एंड रेगुलेशन कहते हैं। और वो ऐसे कानून है जिनको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे, वो है जमींदारी। जमींदारी को बैन किया गया था, जमींदारी को बैन किया गया। बोलेगा जमींदारी प्रथा पे बैन कौन सी कब किया गया है, उसको कब प्रतिबंध लगाया गया? तो आंसर आ जाएगा उसमें फर्स्ट जो शेड्यूल हुआ था उसके हिसाब से, है ना। इसमें दे रखा है असल में लैंड रिफॉर्म के लिए था ये, है ना। किस लिए था? बेसिकली जो लैंड रिफॉर्म में आया था उससे संबंधित था। तो जमींदारी प्रथा जो थी उसको बैन करने के लिए 9th शेड्यूल में इसका जिक्र किया गया है। और इसमें ऐसे मैटर्स हैं जिसके ऊपर जो है कोर्ट भी कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता। तो दैट इज 9th शेड्यूल, और ये पहला अमेंडमेंट था हमारे संविधान में। इसके बाद आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल का मतलब होता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल विरोधी कानून, है ना। इसमें क्या दे रखा है? दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। दल बदल का मतलब पार्टी जो चेंज करते हैं, एंटी डिफेक्शन MP MLA, उसके ऊपर प्रावधान है। और ये 1985 में जोड़ा गया था, है ना। कब जोड़ा गया था? 1985 में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। कब इसको अमेंड किया गया था, कब इसको शामिल किया गया था? तो आंसर आ जाएगा 1985 में इसको शामिल किया गया था। दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची डील करती है इसके साथ। इसके बाद है 11वीं अनुसूची, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11वीं यानी 11th शेड्यूल क्या है? इसमें दे रखा है लिस्ट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पंचायत, यानी पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में कब शामिल किया गया? तो उसका आंसर आ जाएगा 73rd अमेंडमेंट 1922, यानी 73वां संशोधन था ये 1992, है ना। 73वां संशोधन कब था? 1992 का, जिसमें पंचायती राज को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। पार्ट 9 में दिया हुआ है ना। कौन से पार्ट में? भाग 9 में दिया गया है। शेड्यूल कौन सा है? अनुसूची कौन सी है? तो आंसर आ जाएगा ये 11वीं अनुसूची है ना। पंचायत में कितने विषय हैं? तो 29 विषयों पर पंचायत जो है कानून बना सकती है। 29 विषय दे रखे, सब्जेक्ट्स। बोलेगा पंचायती राज में कितने विषय हैं? जैसे कि ग्राम पंचायत के लिए या ग्राम में उत्थान के लिए शिक्षा से संबंधित काम कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, लोकल टैक्स लगाया जा सकता है। तो ये सारे विषय ऐसे मिला के टोटल बनते हैं 29 सब्जेक्ट्स। तो ऐसे ही पूछ लेगा कि ग्राम पंचायत में कितने विषय दिए गए हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा उसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये 73वां संशोधन हुआ था 1992 का। 11वीं अनुसूची है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है 12th शेड्यूल, इसको बोलते हैं 12वीं अनुसूची। ये आखिरी अनुसूची है, आखिरी हमारा शेड्यूल है। इसमें दिया गया है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज होती हैं जो नगर पालिकाएं हैं,
उससे संबंध, जैसे गांव में ग्राम पंचायत काम करती है, ऐसे ही शहरों में नगर पंचायत जो होती है, जिसको हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज, वो काम करती है। तो ये लिस्ट एंड पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज है ना, 74th अमेंडमेंट, ये 74वां अमेंडमेंट था और 1992 में ही इसको किया गया। नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिका जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी है, ऐसे ही जो आपके आसपास बड़ा शहर है वहां पे कोई कॉर्पोरेशन होगी या म्युनिसिपल काउंसिल होगी या उसको नगर पंचायत भी कह देते हैं, छोटे शहरों में नगर पंचायत मिलती है। वहां पर जो म्युनिसिपैलिटीज है उनको कैसे, क्या शक्तियां हैं, कैसे काम करती हैं, वो सारा दिया गया है इस 12वीं अनुसूची में। और इसमें पूछेगा विषय कितने हैं, उसमें तो 29 विषय थे, इसमें जो सब्जेक्ट है वो केवल 18 हैं, है ना। ग्राम पंचायत के पास ज्यादा विषय थे और म्युनिसिपैलिटीज के पास कम विषय हैं, तो इसमें सब्जेक्ट्स दे रखे हैं 18। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो ये 12 अनुसूची मैं एक बार आपको रिवाइज करके बता देता हूँ सिंपल भाषा में, अगर ये 2 मिनट भी आप सुन लोगे तो बड़ा आपके काम की चीज़ है। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो हमारा डील करता है राज्य और केंद्र के साथ, यानी यूनियन और स्टेट्स के बारे में बताया गया है। जो दूसरा शेड्यूल है हमारा वो डील करता है वेतन और भत्तों, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इस के जो पद है उनको कितना वेतन भत्ता मिलना चाहिए, उससे संबंधित है। थर्ड शेड्यूल में शपथ दी गई है, जितने भी बड़े अधिकारियों को शपथ देने की प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति को, जजों को, उनको शपथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, वो थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। चौथा जो शेड्यूल है वो हमारा डील करता है राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य को मिलेंगी, यानी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। जो 5वां शेड्यूल है वो डील करता है शेड्यूल ट्राइब से और शेड्यूल एरिया से, है ना। शेड्यूल ट्राइब यानी एसटीज से डील करता है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़ के, है ना, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़ के बाकी जितने राज्य बचते हैं उनके साथ डील करता है। उससे अगला जो शेड्यूल है वो है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य दिए गए हैं, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और एक राज्य और है। तो ये 4 राज्यों के बारे में बेसिकली उसमें नाम दिया गया है। तो आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज जो है उससे संबंधित है हमारी 6ठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी केंद्र सरकार के पास क्या पावर है और राज्य सरकार के पास क्या पावर है, उसके साथ डील करता है ना। उसमें 3 प्रकार की लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट जिसको केंद्र की लिस्ट बोलते हैं, यानी केंद्र सरकार जिस पे कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य लिस्ट जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची, इस पे दोनों केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। 8वां जो शेड्यूल है 8th शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9th शेड्यूल जो है वो पहले अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था, वो संबंधित है एक्ट्स और रेगुलेशन से, है ना। जमींदारी प्रथा को बंद करने या बेसिकली लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, जमीन से संबंधित था वो। उसके बाद आता है 10वां शेड्यूल। 10वां शेड्यूल में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है, 1985 में जोड़ा गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। ठीक है। 11वां शेड्यूल जो है वो ग्राम पंचायत यानी विलेज पंचायत जो होती है उससे संबंधित है, नगर, जिसमें कि 29 विषय दिए गए हैं। ये 1992 में जोड़ा गया था, 73वां अमेंडमेंट था ये। और जो 12वीं अनुसूची आप पीछे देख रहे हैं मेरे, 12वीं अनुसूची जो है हमारी नगर पंचायत जो होती है यानी म्युनिसिपैलिटी जो होती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती हैं, उसकी पावर के बारे में है, उसके काम करने की तरीके के बारे में है। ये 74th अमेंडमेंट था, 74वां संशोधन था 1992 का। तो ये 12 शेड्यूल टोटल मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत कम टाइम के साथ, तो आपको ये बिल्कुल याद करने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल क्या है, मतलब अगली पॉइंट है वो है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है भाई, इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब भारत आजाद हुआ था तो कई राज्य आपस में मिलकर बने हुए थे, उसके बाद में उनको रीऑर्गेनाइज किया गया, मतलब अलग अलग उनको बांटा गया। तो वो रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास 1956, है ना। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में आया था। बेसिकली बिल 1953 में आ गया था, लेकिन ये एक्ट बनना 1956 में बना था। पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना, है ना, बोलेगा पहला राज्य भाषा के आधार पर बना था, वो था आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु से अलग हुआ था 1956 में। तो पहला राज्य भारत में बोलेगा भाषा के आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे फर्स्ट स्टेट कौन सा क्रिएट हुआ था, आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, है ना, 1960 में। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मतलब होता है कि बॉम्बे पहले एक राज्य होता था, उसको फिर रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी उसमें से महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए और बॉम्बे यानी आज मुंबई जिसको कहते हैं, मुंबई को राजधानी बनाया गया महाराष्ट्र की। पहले बॉम्बे स्टेट होता था,
1960 में उसको अलग बनाया गया गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में। फिर उसके बाद एक बड़ा बदलाव जो हुआ था वो 1966 में हुआ था, जब हरियाणा और पंजाब को अलग अलग राज्य, पहले पंजाब एक ही सम्मिलित राज्य था, है ना, उसको दो भागों में बांटा गया, हरियाणा और पंजाब, हिंदी भाषी हरियाणा राज्य में और पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले पंजाब राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। तो ये आपको याद रखना है कि हरियाणा दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को। फिर इसके बाद सिक्किम भारत का राज्य कब बना पूछे तो आंसर आ जाएगा 1975 में, 1975 में। सिक्किम जो है जिसकी राजधानी गैंगटोक है, 1975 में भारत का राज्य बना। फिर अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद कई सारे राज्य बने, जैसे आपने देखा बिहार से झारखंड बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, ऐसे ही कई राज्यों का आपस में बनाया गया। रिसेंटली जो है आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश का भी दोबारा से 2 राज्य बनाए गए हैं, 2015 में हुआ था, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग अलग राज्य बने हैं। ठीक है। फिर 31 अक्टूबर 2019 ये जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा हटाया गया और उसको जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके भी 2 भाग कर दिए गए, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन या बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आपको पता होगा ये बात। जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली विधानसभा के चुनाव भी कराए गए हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, लेकिन अभी भी राज्य नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित बनाए गए देश। 370 आर्टिकल होता था, 35A दोनों को हटाया गया और ये ऐतिहासिक कदम था भारतीय सरकार का, बहुत बढ़िया कदम था। फिर इसके बाद आता है 26 जनवरी 2020, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिलाकर एक केंद्र शासित बना दिया गया। दमन दीव और दादरा नगर हवेली 2 यूनियन टेरिटरी थी, दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, वो है अभी दमन दीव दादरा नगर हवेली। और कैपिटल दोनों की कंबाइन जो रखी है वो दमन रखी है, तो दमन आप याद रखेंगे। ये 26 जनवरी 2020 को ये किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें याद करने हैं। फिर इसके बाद में आता है ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित। तो रीऑर्गेनाइजेशन मैंने बता दिया स्टेट का, 1956 में एक्ट बना था। पहला राज्य भाषा के आधार पर बना था वो आंध्र प्रदेश था, और उसके बाद में जैसे कई राज्य जैसे हरियाणा पंजाब को अलग किया गया, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इस तरीके के पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। सिक्किम का बहुत बार पूछता है, सिक्किम 1975 में भारत का स्टेट बना था। अब आता है भाषाएं। हमारे संविधान में 22 भाषाएं, मैंने बताया था ना 8वें शेड्यूल में दे रखी है 22 भाषाएं। शुरू में जब हमारा संविधान बना था तो केवल 14 भाषाओं का ही उसमें वर्णन था, यानी बताएगा कि जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी, ओनली 14। बाद में उसको अमेंडमेंट के द्वारा इसमें 22 भाषाएं अभी प्रेजेंटली कर दी गई हैं, जिसमें सिंधी को 1967 में जोड़ा गया था, आप यहाँ देख सकते हैं। कोंकणी जो कि गोवा की भाषा है, मणिपुरी, नेपाली। नेपाली भाषा पूछता है भारत में कहाँ बोली जाती है, तो सिक्किम राज्य में बोली जाती है। ये सवाल आया हुआ है, आपको नोट करना है, नेपाली भाषा भारत में किस राज्य में बोली जाती है, तो आंसर आ जाएगा सिक्किम। 1992 में जोड़ा गया। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, इनको 2003 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सारे आपको नोट करने पॉइंट। तो ऐसे करके वर्तमान में प्रेजेंटली हमारे पास जो है कितनी भाषाएं हैं, पहले 14 थी और ये 8 भाषाएं मैंने यहाँ बता दी, तो टोटल हो गई है 22 भाषाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका टॉपिक था, जिसके ऊपर मैंने आपको शेड्यूल पढ़ा दिए 12 और साथ में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट क्या था, और 22 भाषाएं जो है उनके बारे में हमने जिक्र कर लिया। अब आज का पहला सवाल है, क्लास के बाद आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी इस क्लास में। तो पहला सवाल आप इसमें देख सकते हैं, लिखा हुआ है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किस अनुसूची में दिए गए हैं। विच शेड्यूल कंटेन्स, क्या कंटेन्स करता है, हाँ, विच शेड्यूल कंटेन्स नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी राज्यों और केंद्र के नाम के बारे में कौन सा शेड्यूल बात करता है, तो फर्स्ट शेड्यूल, इसको बोलते हैं पहली अनुसूची। ये डील करती है केंद्र और राज्यों के बारे में। ठीक है, पहली अनुसूची में दिया गया है। क्लियर है। दूसरा सवाल, संवैधानिक पदाधिकारियों जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पद हैं, पोस्ट हैं, उनके वेतन और भत्ते किस अनुसूची में दी गई है, मतलब उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस कौन से शेड्यूल में दिया गया है, तो ये दिया गया है दूसरे अनुसूची में, सेकंड शेड्यूल में। तो सेकंड शेड्यूल में यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ए, है ना, इसको बोलते हैं दूसरी अनुसूची।
ठीक है। तीसरा सवाल, शपथ और प्रतिज्ञान है ना, इसको बोलते हैं ओथ। ओथ मतलब शपथ, जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन या उनके बारे में किस शेड्यूल में दिया गया है, तो ये दिया गया है थर्ड शेड्यूल में। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा। बी, इसको बोलते हैं तीसरी अनुसूची। थर्ड अनुसूची थर्ड शेड्यूल में दिया गया है, किससे संबंधित है, शपथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, उससे संबंधित। इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल आता है, वो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, है ना। जो राज्यसभा की टोटल 250 सीटें हैं, वर्तमान में 245 हैं। किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, इसके बारे में। जैसे कि दिल्ली में भी राज्यसभा की 3 सीटें हैं, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, और भारत के किस राज्य में राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो वो सीटों का बंटवारा है वो फोर्थ शेड्यूल में चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, है ना। चौथी अनुसूची इसको हम बोलेंगे, चौथी अनुसूची में। ठीक है। फिर है फिफ्थ शेड्यूल, है ना। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो किससे संबंधित है, अब इसमें सॉरी फिफ्थ शेड्यूल सवाल 5वां है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच शेड्यूल, है ना। जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति हैं, वो कौन से अनुसूची में दिए गए हैं, कौन से शेड्यूल में दिए गए हैं। तो इसमें दे रखा है 5th 7th 8th 10th। तो फिफ्थ शेड्यूल जो है 5वीं अनुसूची डील करती है शेड्यूल एरियाज शेड्यूल ट्राइब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़ के, है ना। उनको छोड़ के जितने भी राज्य हैं उनकी जिक्र इसमें 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर, ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना। यानी उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, 7 बहनें जिनको कहते हैं, वहां पर जो जनजातीय क्षेत्र है उसका विवरण, है ना, उसका विवरण किस में दिया गया है। यानी नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनसे कौन सी अनुसूची डील करती है, तो आंसर आ जाएगा 6th शेड्यूल डील करता है इसमें, छठी अनुसूची इसमें डील करती है। ठीक है, 6th शेड्यूल। इसके बाद आता है 7, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यानी जो पावर शक्तियों का जो बंटवारा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार और दोनों मिलकर किसी कानून विषय पे सब्जेक्ट पर काम कर सकती हैं, वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है, कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7th शेड्यूल में दिया है, ये आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची। 8 नंबर है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल। हमारी जो संविधान में कितनी भाषाएं दी गई हैं, या 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, अगर ऐसे पूछेगा तो 22 भाषाओं का वर्णन है। शुरू में ये केवल 14 थे, बाद में 8 लैंग्वेजेस को अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो 22 भाषाएं टोटल हमारे संविधान में दी गई हैं। तो आंसर इसमें सी आंसर आ जाएगा। फिर आता है 9th शेड्यूल, है ना। 9th को बोलते हैं 9वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई थी, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, तो मैंने बताया था ये पहला संशोधन था हमारा। 9वीं अनुसूची में एक्ट्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, यानी लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि का जो वितरण है उससे संबंधित है, जमींदारी प्रथा को इसमें बंद कर दिया गया था। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट था 1951 का। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पहला संशोधन, पहला संशोधन 1951, है ना। 1951 में हुआ था पहला संशोधन, इससे संबंधित है। क्लियर है। अब आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को हम बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून, है ना। दल बदल विरोधी कानून कौन से शेड्यूल में दिया गया है, ये 1985 में जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया था, और ये 10वां शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है। तो आंसर हमारा इसमें आ जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है पंचायती राज, है ना। पंचायती राज, जो पंचायत की जो शक्तियां है, पंचायत में मैंने बताया था 29 विषयों पे पंचायत जो है कानून बना सकती है, काम कर सकती है। वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है, वो दिया गया है 11th शेड्यूल में। तो आंसर इसमें ए आ जाएगा, 11th शेड्यूल। और ये 73वां संशोधन था, 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, तब इसको जोड़ा गया है ना। 1992 में 73वां संशोधन था, इसको तब जोड़ा गया है। क्लियर। अब इसमें अगला आता है म्युनिसिपैलिटीज अर्बन लोकल बॉडीज आर पार्ट ऑफ विच शेड्यूल, है ना।
अर्बन लोकल बॉडीज हैं जिनको हम बोलते हैं नगर पालिकाएं, है ना, या नगर पंचायत जिसको हम कह सकते हैं, वो कौन सी अनुसूची में दी गई है? तो वो आखिरी अनुसूची है, यानी वो 12th शेड्यूल है। बी आंसर इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसको जो अमेंडमेंट था वो 74 था, 74वां संशोधन 1992 में ही हुआ था। इसमें जोड़ा गया था संशोधन 1992, और इसमें मैंने बताया था आपको 18 विषय है, 18 विषयों पे नगर पंचायत म्यूनसिपैलिटी जो है काम कर सकती है। क्लियर है? अब आता है 13वां सवाल, विच शेड्यूल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? भारत की राजभाषाओं का विवरण, है ना। भारत की भाषाएं जो है 22 भाषाएं मैंने बताया संविधान में, कौन से शेड्यूल में है? 8वें में दिया हुआ है। तो 8वां कहाँ पे है? इसमें बी आंसर आ जाएगा। 8th शेड्यूल में दिया गया है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची। क्लियर? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उससे अगला है लैंड रिफॉर्म लॉज वर प्लेस, है ना। भूमि सुधार कानून जो है न्यायपालिका के समक्ष रखे गए थे, वो कौन सा शेड्यूल है? तो भूमि सुधार मैंने आपको बताया 9वां शेड्यूल था, 9th शेड्यूल, जिसको बाद में जोड़ा गया है ना। बी आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, और 1951 में जोड़ी गई थी, है ना। 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया था? तो आंसर आ जाएगा 1951।